अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मुल्क में सियासी माहौल खासा गर्म है। अपोजिशन का इत्तेहाद बना है। उस हवाले से दो जलसे हो चुके हैं। एक जलसा गुजरांवाला में हुआ, एक कराची में हुआ। हुकूमती रिएक्शन, हुकूमती तर्जुमान के रिएक्शन जितने भी हैं, वो प्रोविंशियल लेवल पे हों या वो फेडरल लेवल पे हों, वो बड़े सख्त किस्म के आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा जिसमें कोई ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जिसमें अपोजिशन को कुछ काम डाउन किया जा सके। अपोजिशन का काम अक्सर औकात हमेशा हमने देखा हुकूमत के अंदर वो सीख पा रहना ही और हुकूमत पर तनकीद करना है और इस किस्म की तहरीकों का आगाज़ करना है। और हुकूमत का काम हमने हमेशा ये देखा कि अपोजिशन को एक बड़े की हैसियत से हमेशा डील करना है। कुछ इस हवाले से हम आज बात करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपोजिशन के सीनियर क़यादत है, आला क़यादत पाकिस्तान से जो बाहर है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम सर फहरिस्त है, जिनको पाकिस्तान लाने के लिए अदलिया जो है बहुत ज़ोर डाल रही है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले चुके हैं जिसमें अखबारात में इश्तिहारात अदालत की हिदायत पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे जो अपोजिशन का सख्त बयानिया है, इस पर हुकूमत कि क्या ये स्ट्रैटेजी ही मुनासिब तरीन स्ट्रैटेजी है जिसको वो अडॉप्ट करे तो मामलात जो है वो ठीक रहेंगे, या हुकूमत को इसको किसी और तरह जो है वो डील करना चाहिए। इसके साथ साथ हम और भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और आज हम गुफ्तगू करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी तक कितनी चीज़ें अचीव कर ली और हमें कितना नुकसान हो चुका है। सो इन तमाम गुफ्तगू के लिए मैंने ये सोचा और मैंने ये कोशिश की और मैंने रिक्वेस्ट की कि हम एक ऐसे मेहमान को बुलाएं जो इन तमाम चीज़ों पर भी कमेंट कर सके। तो इसके लिए हमारे जहन में जो नाम आया वो डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब का आया, जो मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। आज वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और इन तमाम अमूर पर, और इसके अलावा और बहुत सारे अमूर हैं जिस पर उनके साथ बातचीत को जारी रखेंगे। वेलकम टू द शो फवाद चौधरी साहब। गुफ्तगू का कुछ समझ नहीं आ रही, आगाज़ कहाँ से किया जाए। बहुत सारे सवालात हैं और उन सवालात के बहुत सारे आज जवाबात हैं जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। पहला सवाल कुछ मैं सियासी रखना चाहूँगा गुफ्तगू को, और मेरी कोशिश होगी कि आज के इस इंटरव्यू में कुछ आपकी वजारत के हवाले से और जो लोग आपकी टीम में हैं और वो काम कर रहे हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाए। पहला सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट बयानात और जलसों की सूरत में आमने सामने है। बड़ा एक एग्रेसिव और टेंस जो माहौल बना हुआ है। आपको ये लगता नहीं है कि इस टेंस माहौल में एक बहुत बड़ी वजह हमारे तर्जुमान जो हुकूमत के हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे बयानात हैं हुकूमत की साइड से जो थोड़ा सा फ्लेयर अप करें सिचुएशन को? क्योंकि गवर्नमेंट का रोल या गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं उनका रोल हम हमेशा ये देखते हैं वो अपोजिशन को बुर्दबारी से लेकर चलने का है या उनको अपने साथ इस तरह लेकर चलने का जिसमें कि कुछ टेंस सिचुएशन ना हो। इस रोल के हवाले से सर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये तो सियासत का हिस्सा बन गया है। इवन अमेरिकन पॉलिटिक्स में अगर आप उठा के देखेंगे तो बयानात जो हैं उनमें बड़ी तल्खियाँ आई हैं। उसकी वजह जो है वो ये है कि मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तकरीबन आप समझें कि रोज़ाना 8 से 10 घंटे मीडिया को कुछ ना कुछ नया चाहिए, और जहाँ इतने ज़्यादा टेलीविजन हो, इतना ज़्यादा मीडिया हो, फिर सोशल मीडिया उसके अलहदा है, वहाँ पर हर तरह की बात होगी। ये बात नहीं है कि एग्रेसिव हैं, कई एग्रेसिव हैं, कई जो हैं वो एग्रेसिव नहीं हैं। हर तरह की बात होती है और हर तरह की बात सुनने का हौसला भी अब लोगों में पैदा हो गया है। अब इस तरह की बातें होती हैं, माजी में शायद उस तरह नहीं होती थी, बट माजी में भी इस तरह ही रहा है। जब पॉलिटिक्स की उसके ऊपर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट क्या है। तो जब भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हॉट होगा तो स्पोक्स पर्सन जो है उनकी बातें हार्श होंगी। जब भी एनवायरनमेंट ओवरऑल जो है वो नीचे होगा तो उनकी बातें कम हार्श होंगी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जो अभी अपोजिशन का बयानिया है, आपकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो हमने देखी, प्रेस टॉक्स आपकी देखी। अपोजिशन इस वक्त बड़ी सीखपा है। वो क्यों सीखपा है इसके ऊपर हम सब जानते हैं। उसके उन्होंने बयानिया भी अपना जो है वो बनाया और उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। ये बताइए, आपको एज ए पॉलिटिशियन आपको क्या लगता है कि अपोजिशन ने इस इत्तेहाद से और इन जलसों से अभी तक क्या अचीव किया? क्या एज ए पॉलिटिशियन, नॉट एज बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कुछ अचीव कर पाई है अपोजिशन इससे अभी? एक तो इन जलसों में जो ज़्यादा बात नज़र आई है वो ये आई है कि जो पॉलिटिकल वर्कर है पार्टीज, उसको बड़ा जोर लगा के जलसों तक वो लेके आए हैं। यानी गुजरांवाला का जो जलसा है वो 15 से 18 हज़ार का था। इसी तरह से कराची का जलसा भी इतना ही था।
लेकिन आपने देखा है कि उन जलसों में आम आदमी शरीक, आम लोग शरीक नहीं हुए। इनमें कोई जो है जैसे पीटीआई के जलसे थे, उनमें बहुत सारे ख़वातीन आती थीं, बच्चे आते थे, एक फैमिली पिकनिक टाइप सीन हो जाया करता था। लेकिन इनका जो जलसे हैं वो हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर्स के जलसे हैं। उस तरह तो फिर उनकी जो अभी तक मूवमेंट है, वो उस तरह की उनमें पब्लिक टच जिसको आप कहेंगे वो तो अभी तक जो है वो नहीं मिला है। कामयाबी तो ज़ाहिर यही है कि 11 पार्टियाँ जो कि एक सिग्निफिकेंट आई वुड से पार्लियामेंट में उनकी हैसियत है, वो इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने जो माज़ी में अपने ऊपर जो एक-दूसरे के ऊपर जो उनकी बातें हैं उसको उन्होंने पीछे रखा है और और इकट्ठे वो इसलिए हो गए हैं कि ऑप्शन वो ये देते हैं इमरान खान को कि या तो वो उनके ऊपर केसेस जो हैं उनको बैक फुट पे ले जाएँ, बैक सीट पे ले जाएँ या फिर हम आपके खिलाफ मूवमेंट चलाएँगे क्योंकि बेसिकली 8 या 10 केसेस हैं जिनके ऊपर अपोज़िशन को एक समझिए कि एतराज़ है या जिसके ऊपर वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, फज़लुर रहमान की फैमिली, इनके केसेस हैं जिनके ऊपर और ज़रदारी साहब और उनकी फैमिली, तो उनके केसेस हैं जिनके ऊपर वो ज़्यादा वरीड हैं और उसी को ही वो एक बनाना चाहते हैं। तो जैसा इन केसेस के हवाले से उनका ये भी तो बयानिया है ना, और जो कि हमें जिसकी तायीद जो है शायद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के अंदर दी, उन्होंने कहा जी एहतसाब का जो अमल है वो यकतरफ़ा लग रहा है, नैब का जो इदारा है वो यकतरफ़ा एहतसाब कर रहा है। इस बयानी में कितनी सदाकत है, इसके हवाले से कुछ आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि मालम जब्बा है, बीआरटी है, बहुत सारे वज़रा हैं जिनके केसेस जो है वो नैब के हवाले हैं, लेकिन उनमें वो स्पीड या वो पेशरफ्त नहीं है जो इनके केसेस में है। बेसिकली इशू ये है, एक तो वो 30 साल इक़्तिदार में रहे हैं, तो जो केसेस उन्हें हैं वो तो ज़ाहिर है उन्हीं के होने ना जो हुकूमत में रहे। जहाँ तक ये 3-4 केस जो आपने मेंशन किए, ये अपोजिशन प्रोपेगेंडे के तौर पे तो मेंशन करती है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बीआरटी के ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक पूरी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई करप्शन का उसमें सबूत नहीं मिला है। उसके बाद जो आपका मल्लम जब्बा है उसके ऊपर केस पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी लीगैलिटी समझ नहीं आई कि उसमें इलीगैलिटी है क्या और उसमें क्या जो फैक्ट्स उसके क्या है और क्या उसमें इलीगैलिटी फैक्ट्स में क्या है। और तीसरा जो है, ये बात गलत है कि वज़रा नहीं गए। अलीम खान सिटिंग मिनिस्टर थे पंजाब के, उनको नायब ने अरेस्ट किया, वो अदालत से जो है वो बेल लेके आए। सब्तैन साहब सिटिंग मिनिस्टर थे पंजाब के, उनको अरेस्ट किया, वो लेके आए। बाबर अवान सिटिंग मिनिस्टर थे, वो उन्होंने रिज़ाइन किया, कोर्ट में फेस किया। तो ये है, दोनों तरफ सिर्फ अपोजिशन शोर ज़्यादा मचाती है। और दूसरी बात, अदालत का जो फैसला है वो इन केसेस में नहीं है, वो एक अलहदा पर्सपेक्टिव में और उसमें है। वो केसेस तो अपोजिशन के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर साद रफीक जेल चले जाएं, शाहिद खकान अब्बासी चले जाएं, ख्वाजा आसिफ चले जाएं, बाकी लोग चले जाएं, इनके ऊपर अपोजिशन का प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्रॉब्लम सिर्फ अपने लीडरशिप के 8-10 केसेस है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं, लीडरशिप की आपने बात की, जो लीडरशिप है उसका आप फ्यूचर क्या देखते हैं? नवाज़ शरीफ को अदालतें यहाँ तलब कर रही हैं, गवर्नमेंट को कहा गया अदालतों की जानिब से कि जी आप इश्तिहारात दें जो आपने देखा कल परसों छपे, उसके बाद कहा जा रहा है कि जी आप उनको लेके आएँ। हमारे पास चॉइस साहब उनको लाने का कोई मैकेनिज़्म है ही नहीं, सिरे से नहीं है, हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है। तो ये गद्दारी की FIR तो अगर मैं समझूँ तो वो शायद मियाँ नवाज़ शरीफ को एक सपोर्ट के तौर पर FIR हो गई है कि जी वो ये लेके जाएंगे वहाँ पे बरतानी हुकाम के आगे और वो पता नहीं किस स्टेज पे लेके जाएंगे और कहेंगे जी देखें जी मेरे खिलाफ ये गद्दारी की FIR दर्ज हो गई है। वो कंट्रीज स्पेशली ब्रिटेन वो तो ऐसे बंदे को छोड़ते नहीं। पहली बात तो ये कि गद्दारी की FIR जो है तो होके ख़त्म भी हो गई है और इसीलिए आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट ने, हमने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर कहा हमारा इससे कोई जो है वो लेना देना नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है और वो ख़त्म हो गई। इसीलिए दूसरी बात यह है कि अभी इमरान फारूक मर्डर केस में 2 लोग जो हैं वो UK से पाकिस्तान में आए हैं और उनको हवाले किया गया है। नवाज शरीफ का केस उनसे इसलिए बेहतर है कि वो कॉन्विक्टेड नहीं थे, सज़ा याफ्ता नहीं थे। नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता है और जो ब्रिटिश कोर्ट सिस्टम है वो इस चीज़ को अहमियत देगा कि अदालतों से जो सज़ा याफ्ता है उनका मामला मुख्तलिफ है और जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनका मामला मुख्तलिफ है। सो मेरा ये ख्याल है कि हम जनवरी तक नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वतन वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। बड़ी स्टेटमेंट आपकी है। ये बताइएगा चौधरी साहब के नवाज शरीफ के बयानिए को उनके आने वाले जो सियासी, अगर तो उनका करियर रह गया तो उसके लिए आप कैसे देखते हैं? इस नैरेटिव को लेके वो आने वाले वक्त में सियासत कर सकते हैं?
देखिए ना, नवाज शरीफ और जरदारी साहब तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं। अब उनका जो सियासत में एक ही मकसद है, और वो ये है कि कैसे हम अपनी सियासत अपने बच्चों को ट्रांसफर करें। और पाकिस्तान के अंदर चूंकि सियासी ये जो सारी सियासी जमातें हैं जो बाहर जमहूरियत की बात करती हैं, अपने अंदर जमहूरियत को तैयार नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान में ये PMLN वाहिद पार्टी है जो एक शख्स के नाम के ऊपर है, यानी PMLN नवाज शरीफ। ये नवाज लीग जो है या नवाज लीग जिसको हम कहते हैं, ये तो रॉबर्ट मुगाबे ने ये नहीं किया। यानी जिम्बाब्वे जैसे मुल्क में अपने नाम के ऊपर पार्टी जो है वो आपने नहीं बनाई, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर आप उनका नैरेटिव देखें, उनका जो इस वक्त सियासत है वो देखें, वो अपने पाँव से आगे तो उनकी बात ही नहीं है करने वाली। यानी अब मैं बाहर बैठूंगा, मेरे दोनों बेटे बाहर बैठेंगे, प्रॉपर्टीज हमारी बाहर होंगी, बिजनेसेस हमारे बाहर होंगे, लेकिन एक बेटी को मैं दूसरे पाकिस्तान बना के पाकिस्तान भेजूंगा और वो मेरी सियासत करेंगे। और तमाम जो उनका इस वक्त कह लीजिए कि इंटेंशन, एम्बिशन सिर्फ एक है कि कैसे मैं अपनी जो पॉलिटिक्स है अपने बेटी को ट्रांसफर। तो सर उनका जो बयानिया है वो उनके बच्चे भी कैरी कर रहे हैं। आप मरियम की तकरीरें देखें, आपने देखी, हमने देखी, सारा कवर किया, वो मोर और लेस वही चीज़ें कह रही है मरियम। मरियम ने भी तो यही सियासत करनी है, तो मरियम इसको किस तरह कैरी करेंगी अगर इस नैरेटिव को लेकर के चलेंगी? ये तो इस किस्म की बात कर रही हैं जिस तरह हमने आज तक ऐसी कोई बात देखी नहीं है। नवाज शरीफ का जो बयानी है, ऐसा बयानी कभी हुआ ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम इदारों ने किरदारों के ख़िलाफ़ हैं। इस बयानी, इस नैरेटिव के साथ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पॉलिटिक्स करना आपको लगता नहीं कि वो वालिदैन हो या उनके बच्चे हों, बड़ा एक अजीब सी बात है? बहुत लोगों की मोहब्बत है इदारों के साथ। नहीं, उनका जो इस वक्त वो बातें कर रही हैं ना, वो इसलिए वो बातें कर रही हैं कि उनके करप्शन केसेस उसमें दब जाए। और लोग मसलन जो मीडिया में भी अगर जब वो आती हैं या बात करती हैं, हम ये तो उनसे पूछते ही नहीं ना कि जी आप ये बताइए कि ये आप तो कह रही थी कि मेरी लंदन नहीं, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और फिर ये आपके खिलाफ सारे सबूत निकल आए। आप कह रही थी कि मेरा किसी से कोई लिंक ही नहीं है, फिर आप 32 कंपनीज में आपके वाले साहब और आप जो है वो पार्टनर निकल आए। फिर आप कह रही थी कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं है, तो आप लंदन में महंगे 3 अपार्टमेंट्स आपके नाम निकल आए। तो हम मेरिट्स के ऊपर तो बात करते नहीं है, ना ही मीडिया में इतना टाइम होता है फ्रैंकली कि आप केसेस के ऊपर या एक डिटेल में फैक्ट्स के ऊपर बात कर सकें। हम वो इस तरह ये बातें जब करती हैं या फौज के खिलाफ या जर्नैलों के खिलाफ या वो एक जुडिशरी के खिलाफ, तो वो होता ही है कि वो आसान हो जाता है, वो एक लाइन में चीजें आ जाती हैं। सो हमारा मीडिया समरी का मीडिया है, डिटेल का मीडिया है नहीं, जिसकी वजह से जो मीडिया अटेंशन है वो रियल इश्यूज से हट करके और जो समरी इश्यूज हैं उनके ऊपर चला जाता है। लेकिन सर मीडिया भी तब ऐसे ही करता है ना जब मुल्क के सरबराह ऐसे करते हैं। आप ये देखिए कि मरीम नवाज़ एक तरफ, उनके वाले साहब का बयानिया और उनकी तकरीर और उस पर पाबंदी एक तरफ, जब वो ऐसी तकरीर करते हैं उसको हम नशर नहीं करते और उसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर आएँ और एक काउंटर दें, रिबटल दें, तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर नहीं है कि रिबटल ही ना दिया जाए, इग्नोर किया जाए, जो मरीम को मौका ना दिया जाए कि वो कराची जलसे में कहें जी आप छुप छुप के तकरीरें सुनते हैं, तो नो रिस्पॉन्स इज़ बेटर रिस्पॉन्स। सर इस पर क्या ओपिनियन है आपकी? हम क्यों इसको खामोशी के साथ जो है इग्नोर नहीं करते? पहली बात तो ये है कि तकरीरों पे पाबंदी हमने तो लगाई नहीं है। हम तो समझते हैं नवाज शरीफ की तकरीरें आनी चाहिए। उनकी जो तकरीर नहीं आ रही वो इसलिए नहीं आ रही हैं कि सिंध हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि कॉन्विक्टेड प्रिजनर्स जो है वो इस तरह से खिताब जो है वो नहीं करेगा। और हमने तो कहा था PMLN को कि आप जाएं और इसको चैलेंज करें, उन्होंने चैलेंज नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि ये जो तकरीरें हैं ये इस तरह से तो रुकती नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह के ऊपर, टीवी के ऊपर अगर नहीं भी आया तो तकरीर तो हर जगह चली है। अब अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वही रहेगा। और नवाज शरीफ 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो उसका जवाब देना ज़रूरी हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से उनकी तकरीर को कवरेज मिली, पाकिस्तान, इवन इजराइल के अंदर मैं देख रहा था कि उन्होंने नवाज शरीफ की तकरीर को रिपोर्ट किया। सो जब इंडिया और इजराइल अगर नवाज शरीफ की तकरीर पर निलाए करेंगे फिर उसका जवाब इजराइल को सर क्या बेनिफिट है? इंडिया का तो हमने नैरेटिव सुना था, उसके बयानात भी हमने सुने, बहुत सारे आए। इजराइल
क्यों करेगा? मैं शायद उन्होंने किया, आप यकीनन ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ कि इसराइल को क्या बेनिफिट है नवाज शरीफ की इस तकरीर को नशर। बेसिकली तो इंडिया और इसराइल की पार्टनरशिप है ना इस रीजन में, तो इसलिए उन्होंने जो है वो उसको मीडिया को रिपोर्ट किया। और अदरवाइज आपकी बात ठीक है, इसराइल ने कभी इस तरह से अंदरूनी सियासत में पाकिस्तान की कमेंट नहीं किए, लेकिन इस बार उन्होंने आसिफ साहब की तकरीर को उठाया। अच्छा सर, इत्तेहाद की बात करते हैं जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की सूरत में सामने आया है, आप इस इत्तेहाद में आने वाले वक्त में कितनी यूनिटी देखते हैं, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्यूचर? आपको लगता है इत्तेहाद यूँ ही कायम रहेगा और आप लोगों को बड़ा टफ टाइम देते रहेंगे मिल के अपोजिशन के जितने लोग हैं? क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, इस इत्तेहाद में जो एक ही कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ है इनके जो अपने मुकदमात हैं। इसके अलावा तो इस इत्तेहाद में ज़ाहिर है ना कोई नज़रियाती तौर के ऊपर इकट्ठे हैं। मसलन आप देखिए ना कि फजलुर रहमान साहब तो एक राइट विंग एंड एक्चुअली क्लोजर टू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स पॉलिटिक्स करते हैं, और उनका अफगानिस्तान के ऊपर एंटी अमेरिका एक स्लोगन जो है वो रहा है हमेशा, और वो मदरास के ऊपर। और पीपल्स पार्टी जो है वो तो बहरहाल एक प्रोग्रेसिव उसकी एक लाइन रही है, और एक्चुअली लिबरल पॉलिटिक्स की है पीपल्स पार्टी ने हमेशा। और वो फजलुर रहमान की क़यादत में अगर सियासत कर रही है तो जाहिर है उसका कोई नज़रियाती तौर के ऊपर तो आपस में लेना देना नहीं है। इसी तरह से जो PMLN के लीडरशिप के ख्यालात पीपल्स पार्टी के बारे में, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख्यालात PMLN के बारे में, उसके ऊपर क्या हर एक को पता ही है क्या है। तो इनका जो इत्तेहाद है वो लेके तो सिर्फ अपने वही 8-10 केसेस को है। अब 8-10 केसेस अगर आप उनके ठीक कर देते हैं, हर चीज़ सही है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, जब ये 8-10 केसेस वाला मामला है और वो जिस तरह बयान कर रहे हैं ये इसी तरह ही है, तो इस सारी सिचुएशन में कुछ पैनिक, कुछ अनसर्टेनिटी हमें दिखती है, एज जर्नलिस्ट भी दिखती है। मैं सिर्फ अपोजिशन के बयानी को नहीं ले रहा, मैं उसको कोट इस तरह करूँगा कि जो वाक़या कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी का हुआ और फिर उनकी रिलीज़ का हुआ, ये सब क्या हुआ और ये क्यों हुआ? मैं इसको आपसे जानना चाहता हूँ, और वो इसलिए क्योंकि आपने सहाफ़त भी किया, आपने वकालत भी किया और आप सियासत भी कर रहे हैं, और आप एक वज़ीर के मनसब पर हैं, आप साहिब नज़र हैं, आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हैं, आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं। क्या उनको अरेस्ट करना ज़रूरी था? क्या उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी? क्या हमने हमारे हुकूमती साइड पे क्या किसी ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान कभी वहाँ नहीं गए, वहाँ जाके स्लोगन्स की चांटिंग वगैरह नहीं हुई कायद के मज़ार पर? जो ये सारा हुआ है, ये किसी पैनिक को रिफ्लेक्ट नहीं करता है ऐसे फैसलों को कि यार ये क्या जल्दी में हमने फैसला किया और शाम को हमने रिलीज़ कर दिया और पॉइंट जो है वो हमने एक अपोजिशन के कोर्ट के अंदर डाल दिया? पहली बात तो ये हमने तो फैसला नहीं किया, ना ही गिरफ्तारी जो है वो हमने की है। वफाक कह रहा है कि आपने किया है। सर आज अभी आप जब मीटिंग में किसी में होंगे इस इंटरव्यू से पहले, तो थोड़ी देर पहले टॉक हुई है और उसके अंदर उन्होंने कहा है, मुराद अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा है कि जी इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का एक वज़ीर शामिल है। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मैं कहूँगा उसके बारे में वो कौन है। तो ये हमने नहीं किया, ये उन्होंने किया, ये CM ने कहा अभी थोड़ी देर पहले। मुझे आप बताइए कि वफाकी वज़ीर किस तरह किसी को जाके अरेस्ट करा सकता है या कर सकता है सूबे में? तो सर ये बताएं फिर CM की ये स्टेटमेंट और पीपल्स पार्टी का कोई बेनिफिट इसमें क्या है? ये तो आप उनसे पूछें, मुराद अली शाह साहब से पूछें कि उन्होंने, हो सकता है वही हीरो बनाना चाहते हो और इस तरह के केस में उन्होंने डाल के उनको अरेस्ट किया हो कि फ़ौरन छूट भी जाएं और उनकी खबरें भी अच्छी लग जाएं। तो हो सकता है फिर उन्होंने सिंध हुकूमत का ये प्लान हो। लेकिन ये कहना एक फेडरल मिनिस्टर ने जाके कराची में सफदर साहब को अरेस्ट करा दिया है, जाहिर है कि ये चीज़ तो अकल को अपील नहीं करती। अच्छा सर, अदर दैन दिस फेडरल मिनिस्टर, इस सारे मैटर को आप कैसा देखते हैं, उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उनका ज़मानत पर रिहा होना? बड़ी उन्होंने जो हरकतें की हैं बड़ी बुरी हरकतें, और अनफॉर्चुनेटली सफदर साहब का ये पहला मौका नहीं है। मेरा तो ख्याल था कि उनका दिमागी मुआयना भी इसमें अगर उन्होंने अरेस्ट कर लिया था तो उनका करा लेते,
क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू करते रहे हैं पहले असेंबली में भी बाहर भी, वो नॉर्मल मुझे लगता है कि उनका कोई प्रॉब्लम है ज़हनी तौर के ऊपर, और अगर उसका दिमागी मुआयना करा लें तो कोई हर्ज नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने इसमें भी हरकतें की हैं और जिस तरह से उन्होंने एक बिल्कुल जो ग्रेव है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, हम्म। उसके वो आप ऊपर खड़े हुए हैं। अच्छा, आप अपनी शर्म हया करें और इस तरह से आप जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट करें। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने हरकतें तो बहुत बुरी। अच्छा सर, ये बताएं कि ये तो अपोजिशन की बात होगी, इस पर अभी हम दोबारा आएंगे। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अवामी रिएक्शन है और वो हमसे ज़्यादा यकीनन आपको पता होगा, और उसका फेडरल कैबिनेट का आपका आज भी इजलास हुआ और गालिबन उसमें भी जिक्र होगा आज उसका, वो है सर महंगाई का। अच्छा, मेरा आप क्वेश्चन सुन लीजिए, आपके जहन में इसका आंसर ज़रूर होगा, लेकिन उस आंसर को मैं अज्यूम करता हूँ कि वो प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर डेफिनेटली आप इसको ब्लेम करेंगे। ये हम आपके वज़रा बाकियों से भी क्वेश्चन करते हैं। मेरा सवाल ये है महंगाई के हवाले से, क्या जब इमरान खान की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आ रही थी उसको पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो सीन थे, बहुत सारे थे जो अनसीन थे। क्या महंगाई के बारे में कोई कैलकुलेशन बिफोर कमिंग इनटू पावर नहीं थी कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक और सख्त प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है? क्या कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी? क्या इस मनसब पर बैठने से पहले कोई तैयारी नहीं थी, या इसकी कैलकुलेशन गलत हुई थी? क्या हुआ था? अवाम इतनी सीख पाए। मैंने एक आउटडोर प्रोग्राम किया लास्ट वीक, और आप यकीन कीजिए कि मैंने कोशिश की कि मैं ढूंढूं कोई शख्स ये कहे कि जी महंगाई नहीं है। कुछ हमें इक्का दुक्का 10% लोग मिले जिन्होंने इस बारे में बात की। ऑल ऑफ देम आर सेइंग कि जी भाई हमें नहीं पता अपोजिशन क्या कर रही है, हमें नहीं पता गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी दाल रोटी का मसला बड़ा स्वेर है। प्लीज़ कुछ ऐसा बताइए कि जिसमें कोई अच्छी खबर हो, जिसमें कोई सोल्यूशन हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये महंगाई का जो सबसे बड़ा वजह है वो कोविड है। पूरी दुनिया में कोविड तो 6 माह पहले आया ना सर। ये तो 6 महीने बाद ही ज़्यादा महंगाई हुई है। तकरीबन 6 महीने से 6 महीने पहले नहीं हुआ, बात 7-8, अब तो तकरीबन 8 महंगाई महीने हो गए। तो 2.5 साल से चल रही है महंगाई के, तो ग्राफ बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 साल से नहीं चल रही है ये। जो अभी जो इन्फ्लेशन का जो ज़्यादा हल्ला आया है वो 6-8 महीने में आया है। पहले तो वो ठीक है, 40% डॉलर जो है वो गिरा है, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आनी थी। वो तो ज़ाहिर है, अगर आप जाली तरीके से डॉलर को 23 बिलियन डॉलर इन्होंने खर्च कर दिए डॉलर को 100 रुपये पे रखने पे, तो ज़ाहिर है कि जब आपने उसको हटाना था तो वो एक अज़ाब तो हम आना था। दूसरी बात ये है कि कोविड के नतीजे में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं वो श्रिंक हुई हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदुस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को उठा के देखेंगे, वहाँ पे भी जो है वो महंगाई आई हुई है। और इसका जो शॉर्ट हल है वो इंशाल्लाह ये जो ही इसका जो वैक्सीन है वो आ जाती है, जो इंशाल्लाह अगले 2 महीने तक एक्सपेक्टेड है, उसके बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो एक वी शेप में उठेगी, और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि ये जो कीमतें हैं ये वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगी आइंदा चंद महीने। ये तो सर हम एक एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि जब कोरोना की वैक्सीन आएगी, जैसा कि आपने अभी फरमाया, और उसके बाद चीज़ों में बेहतरी होगी। अभी इमीडिएट जो सोल्यूशन है, क्या इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता था कि हम टाइगर फोर्स बनाएं? आज कमेटियां बनी, उसके अंदर टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां लगी, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे और आप ये करेंगे। इज़ दिस अ गुड मूव, गुड स्ट्रैटेजी कि आप टाइगर फोर्स बनाएं और महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करें? देखिए ना, टाइगर फोर्स का तो इशू है, एक दो महंगाई की दो आप कहिए ना क्या सिमतें हैं। एक है कि जो चीज़ें ही महंगी हैं मंडी में, एक है जो मंडी में कीमत सस्ती और दुकान में महंगी है। जो ये टाइगर फोर्स का मामला है ये दूसरे पार्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे आप होर्डिंग है या उसकी वजह से है। अब उसमें क्या मामला है कि हमने देखना ये है कि जो आपका इस वक्त एक हमारे पास जो रिपोर्टिंग का एक कह लीजिए कि मामला है, वो ये है कि रिपोर्टिंग में आप ये देखते हैं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो आपको रिपोर्ट भेजते हैं कि ये हुआ है। उसमें आपने एक और तय लेयर ऐड कर दी है जो कि है टाइगर फोर्स। यानी टाइगर फोर्स भी अब आपको बता देगी कि यहाँ फॉर एग्जांपल आप कहिए कि अलीपुर चट्ठा में आप कहें कि जी ये दाल इतने की है, टमाटर इतने का है, वो आपको आगे रिपोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की।
अब टाइगर फोर्स की जो कमेटी है उसने रिपोर्ट दे दी, तो आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा कि आपका पॉलिटिकल विंग क्या कह रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग क्या कह तो रहा है। चौधरी साहब तो आपको जहाँ पे फर्क ये सर ये जो रिपोर्टिंग है, आप कता कलामी माफ़, ये जो रिपोर्टिंग है ये तो फिर हम क्राइम में भी ले लेते हैं, जो ऐसे केसेस हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि यार आप जाएं और जाके देखें कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर सारा ठीक है, नहीं है तो आके हमें इतला दें। उनके पास लीगल क्या पोजीशन है, क्या वो करेंगे? दुकानदार के पास जाएंगे? मैंने दुकानदार से एक बात की, वो कहता है मेरी दुकान में आएंगे तो मैं इनको मारूंगा, आके दिखाएं मेरी दुकान में। ये दुकानदार के अपने अल्फाज हैं जो उसने हमें कहे। ये महंगाई पे हमने क्वेश्चन किया, उनसे बातचीत कीजिए, टाइगर फोर्स आएगी, वो कहते हैं जी इतने बड़े जी टाइगर फोर्स में दसना। तो ये सर ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्टिंग में क्या प्रॉब्लम? आप खुद मीडिया रोज का यही काम करता है सर। रिपोर्टिंग के लिए तो जाहिर है आप वहाँ पे जाएंगे, जाके चेक करेंगे, उनसे कहेंगे जी हमें दिखाएं अपनी निर्ख नाम जो रेट लिस्ट हमें वो दिखाएं, आपने क्या लगाया, इंटरोगेशन होगी, क्वेश्चन होगा, फिर रिपोर्ट करेंगे। इससे ज्यादा इख्तियार नहीं, इससे ज्यादा इख्तियार नहीं है इनका भी, रिपोर्टिंग से ज्यादा इख्तियार नहीं। तो इस रिपोर्टिंग में सर कोई कयास वगैरह या इस किस्म की चॉइस ऑफ सिचुएशन आपको नहीं नजर आती कि दुकानदारों के साथ होगी जब ये वहाँ जाएंगे बच्चे? नहीं, क्यों क्योस होना है? तो वहीं पे दुकान में पता चल जाएगा किस चीज की क्या कीमत है। दुकानदार जिस कीमत पे बेच रहा है आपने बता देना है इस कीमत में बेच रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा, जो ये दवाइयों की कीमतों में इंक्रीज़, आप जिस तरह बता रहे थे कि 2 तरह की महंगाई है, उसमें एक डेफिनेटली जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं वो है, इसकी प्राइस हाइक के बारे में कुछ बताइएगा कि इस पे किसी तरह काबू नहीं रखा जा सकता था कि लोगों की ज़िंदगियाँ जो है जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उसके लिए उसको मिल सकें उनको? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये लाइफ सेविंग तो हमने ऐसी एक टर्मिनोलॉजी बना ली है। दवाइयाँ हैं जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद अबाउट 35 या 40 मेडिसिन हैं, उनका हुआ ये कि 20 साल से उनके कीमत में इजाफा नहीं हुआ। उसके बाद क्या, उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारी जो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उन्होंने वो दवाइयाँ बनाना ही छोड़ दी। वो दवाइयाँ ब्लैक में 10 गुना 20 गुना ज्यादा कीमत पे मिल रही हैं, बिकॉज वो दवाइयाँ बन नहीं रही हैं और इम्पोर्ट होती हैं। हमने उसको रैशनलाइज किया है ताकि हमारी जो फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने ये छोड़ दी हैं बनानी, वो दोबारा बनाना शुरू करें। जब वो बनाना शुरू करेंगी तो उसके नतीजे में ये ब्लैक पे जो 10 गुना या 15 गुना बिकती हैं वो एक्चुअली खत्म हो जाएगा और ये दवाइयाँ इन रियल टर्म्स सस्ती होंगी बजाय इसके महंगी होंगी। अच्छा सर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, महंगाई की बात कर रहे हैं हम, ये बताइएगा चौधरी साहब कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे, इन दोनों को लेके बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, बहुत सारे क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स, उन पर रिबटल्स और बहुत सारी चीज़ें आई। ये ट्रिकल डाउन करती करती आवाम तक भी गई। आप पंजाब के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और हुकूमत एक ऐसे शख्स के हाथों में है, वज़ीर आला पंजाब जो उस्मान बुज़दार हैं, जिनकी वो अंडरस्टैंडिंग हमारे ख़्याल से नहीं है जो एक होनी चाहिए किसी भी एक बुर्दबारी वाले सियासतदान की, जिसने अवाम के साथ डील करना जो है वो बहुत ज़्यादा किया हो, जिसको इश्यूज़ का पता हो, जिसको सेंटिमेंट्स का पता हो, जिसको उस सियासत के ऊपर उबूर हो, या वो एक मंजा हुआ सियासतदान हो, ये कह लीजिए, नोइंग द फैक्ट कि आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल थी और अब भी हैं। तो क्यों पार्टी जो है वो इतना सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है और इस चीज़ पे बज़िद है कि नहीं जी ये खिलाड़ी यहीं पे खेलेगा, ये यहाँ नहीं खेलेगा, ये वहाँ पर खेलेगा? ये डिसाइड डेफिनेटली कैप्टन कर रहे हैं, बट कैप्टन टीम्स के अंदर हमेशा मुशावरत के साथ चलते हैं। ये बताइए, लोग जानना चाहते हैं सर। ये फैसला तो आई मीन आप आई एम सॉरी, मैं आखिरी बात, आप भी आई थिंक, मैं विक्टिम का वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा और शायद करना भी चाह रहा हूँ कि यू आर वन ऑफ इट इफ़ यू आस्क मी। तो मैं आपको और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ज़्यादा अच्छे या ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि जी बेहतर रोल है इनका। तो यू आर ऑल्सो वन ऑफ इट। नहीं, उसका तो खैर वहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल इशू ये है कि जो भी फैसला करना है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वहाँ के MPs ने करना है। अगर वहाँ के MPs का कॉन्फिडेंस है, प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है, तो फिर बाकी जो है वो तो आप अपनी ओपिनियंस रखने में, जाहिर है आपकी अपनी ओपिनियन है, बाकी लोगों की अपनी ओपिनियन होगी, बट फाइनल ये उन्होंने फैसला करना है। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, MPs ने करना है, वज़ीर आज़म ने करना है, वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, मीडिया ये जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, आपकी बड़ी सक्सेस स्टोरी है जो जिसके तौर पे फैसले के बाद चीज़ें बड़ी अच्छी होकर चल रही हैं। हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ज़बरदस्त चल रही चीज़ों में प्रॉब्लम है और ये कंसर्न है। उस कंसर्न पे ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि आंसर मिले। कंसर्न जो है ना, ये तो देखिए वहाँ के MPs का फैसला है, और अगर वहाँ के MPs और जो पार्टी है वो उनके ऊपर एतमाद रखती है, तो
ये क्वालिफिकेशन है। तो एमपीएस को ऑप्शन ही और नहीं मिलेंगे, उनको कहा ही नहीं जाएगा जी इसके ऊपर भी एतमाद करके दिखाएं, इस पे भी करके दिखाएं, तो वो किस तरह करेंगे? उनको जब कहीं एक बंदा जाएगा जी इसी पे ही एतमाद करना है। पॉलिटिकल पार्टी का और एमपीएस का है कॉन्फिडेंस है, तो यही क्वालिफिकेशन है, इससे ज़्यादा क्या क्वालिफिकेशन? आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये मॉडल और ये प्लेसमेंट ऑफ प्लेयर्स ठीक है और यूं ही चलती रहेगी तो अच्छा रहेगा निज़ाम? ये प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है ना। प्राइम मिनिस्टर का फैसला है सर, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, आपकी क्या राय है? जो प्राइम मिनिस्टर साहब बेहतर समझते हैं हम तो उनके साथ ही खड़े हैं। अच्छा, आप मुझे सर एक दो चीज़ और बताइएगा करंट गवर्नमेंट के हवाले से, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको मज़ीद जो है वो क्वेश्चन कर सकूँ आपके काम के हवाले से, आपकी वजारत के हवाले से। महंगाई से जुड़ा एक और सवाल है। इमरान खान साहब ने जब गवर्नमेंट पावर में आना था उससे पहले डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्लोगन्स, ऐसी बहुत सारे स्टेटमेंट्स जो है वो कोट की उन्होंने कही, जिसके अंदर एक बड़ी स्टेटमेंट जी वो टैक्स कलेक्शन और उसके रेवेन्यू जनरेशन और टैक्स नेट को बढ़ाए जाने के हवाले से थी। तो ये बताइए कि टैक्स नेट में अभी तक कोई इजाफा नहीं हो सका, टैक्स नेट अभी तक बढ़ नहीं सका, हम आम आवाम से, आम शख्स से अभी तक टैक्स की कलेक्शन और तनख्वाहदार तबके से टैक्स की कलेक्शन करने में जो है वो ज़ोर लगाए बैठे हैं। बड़े मगरमच्छ किधर हैं सर? बड़े मगरमच्छ भी तो टैक्स नेटवर्क में लेके आए, जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनके ऊपर कोई एफपीआर रिफॉर्म्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा एजेंडा और तवज्जो जो है वो रही है और उसके ऊपर काफ़ी काम भी हुआ है। इस साल जो जिस तरीके से कोविड के बाद हमने देखा है कि जिस तरीके से इन्होंने एक सारा जो मामला है ये एक क्या इस साल अभी इस वक्त तक तो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है एफपीआर के अंदर, और इसको एक ओवरऑल करने के ऊपर जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अब वो कितनी जो है वो जाता है, कैसे वो आगे कंप्लीशन की तरफ जाता है, उसमें ज़ाहिर है वक्त चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसमें बड़े रिफॉर्म्स जो हैं वो हुए। अच्छा चलें ठीक है। आप जो साहब अब मुझे ये बताइएगा, हम वजारत साइंस टेक्नोलॉजी बनाते हैं और इसमें जो मेरे सवालात होंगे वो बिल्कुल एक लेमैन की तरह मैं जानना चाहूँगा इस मिनिस्ट्री के हवाले से। मैंने जितना इसको स्टडी किया, जितना मैंने उसको देखा, मैंने वेबसाइट को एक्सप्लोर किया इस इंटरव्यू से पहले और मैंने देखा और मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई कि जो वजारत साइंस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है उस पर कुछ चीज़ें अपडेटेड नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन मुझे थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ नज़र आई वहाँ पे। बट एनीवेज कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि मिनिस्टर साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये दो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें पूरी दुनिया में बहुत एक्सटेंसिवली और मैसिवली काम हो रहा है इंक्लूडिंग चाइना। हम इस पे अभी तक किस स्टेज पर खड़े हैं और आप प्लान क्या करके बैठे हैं इस हवाले से? अच्छा, दो बातें मैं आपको बताऊं। दो जो टेक्नोलॉजीज है ना वो पाकिस्तान का, पहली बात तो जो वेबसाइट के ऊपर आप अपडेट की बात कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक है तो मुझे आप जरूर बता दीजिएगा जिसको मैं अपडेट करवा सकूं। ठीक। जहां तक आपकी बात है ना, ये दो एरियाज हैं, एक है डिजिटल टेक्नोलॉजीज और एक है बायोटेक्नोलॉजी। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है या हम जो हैं, हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर प्रॉब्लम यह है कि हम उतना खर्चा नहीं कर सकते जितना फर्स्ट वर्ल्ड कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप देखिए कि अकेली अगर एप्पल को अगर आप लेंगे तो उनका जो सिर्फ एप्पल की जो वॉच है और जो आईपॉड्स हैं, उनकी इस साल की सेल जो है वो तकरीबन $35 बिलियन की है। हमारी तो टोटल एक्सपोर्ट ही इतनी नहीं है। इसी तरीके से जो बाकी कंपनीज हैं उनकी जो R&D है वो बहुत बड़ी है, और हमारा मसला ये आ रहा है कि हम अपनी R&D में इतना पैसा जो है वो नहीं डाल सकते, लिहाजा हम ज़्यादा फोकस है हमारा बायोटेक्नोलॉजीज के ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा है कि हमने हेम्प का ये प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं। हेम्प का अकेला प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन हमें उम्मीद है कि वो 2 से 3 सालों में हमें $3 बिलियन की एक्सपोर्ट्स के ऊपर हम चले जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के हवाले से बहुत सब्सटेंशियल है। लेकिन ये IoT और इसके ऊपर जो आप बात कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर, हमारा जो फोकस है वो इस वक्त उसके ऊपर भी है। स्पेशली ये जब से ट्रेड वॉर हुई है अमेरिका की चाइना की, तो हवावे जैसी जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान पे फोकस कर रही हैं। सो जब तक ये बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आएंगी, हमारा एक्चुअली एक बहुत बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजीज में बहुत नुकसान हुआ जब इसाक डार साहब के उस वक्त हमने YouTube को बैन किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो बड़ी कंपनीज हैं, ये जो कंपनीज है ना, ये मुल्क है, ये कंपनीज नहीं है। इनके जो अगर बजट्स उठा के देखें, इनके कई मुल्कों से तो बड़े इनके अपने बजट्स हैं।
तो आप इनको, जो मैं इंसिस्ट करता हूँ यहाँ पर भी, कि इनको आप एक कंपनियां ना समझें, आप इनको वैसे ट्रीट करें जैसे मुल्क को ट्रीट करते हैं। तो आप जब इनको बंद कर देते हैं, जब कंपनीज पाकिस्तान नहीं आती, तो फिर जाहिर है कि आपकी एक R&D भी रुक जाती है, क्योंकि इन कंपनीज इंडिया में, इंडियन जो अभी अगर इतनी IT ऊपर गई है, इसलिए गई है कि वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज आई हैं और उन्होंने फोकस किया। हमने वहाँ पे हर चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे बैन लगा देते हैं, उसका एक बड़ा नुकसान है। दूसरा, हम इसके ऊपर इतना पैसा नहीं डाल सकते। फिर हमारा जो फोकस है इस वक्त वो 3 चीज़ों पे है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर के ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और तीसरा केमिकल्स के ऊपर। सो हमारा जो फोकस है उसमें हम जो ये ड्रोन हैं फॉर एग्जांपल, जो कि जिसमें डाटा एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं, वो हमने एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा है और एक्चुअली इट विल चेंज पाकिस्तान। उसके ऊपर हम जो, इसके साथ-साथ हमारे 6 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स हैं, जो कि इस वक्त नस्ट में काम कर रहा है, UET में काम कर रहा है, इसी तरीके से और फास्ट में काम कर रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। 6 सेंटर्स हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि ड्रोन्स के ऊपर, IoT के ऊपर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन टू यू चॉइस साहब। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक गरीब मुल्क है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं कहना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री का एक पार्ट है। एनर्जी का बड़े ज़बरदस्त क्राइसिस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे हमारी मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है और हम उस हवाले से किस स्टेज पे खड़े हैं? रिन्यूएबल एनर्जी में देखें ना, हमारा इस वक्त सबसे बड़ा फोकस ये है कि पैनल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो। हम EV पॉलिसी हम लेके आए हैं, विच इज़ प्रोबेबली द मोस्ट एडवांस्ड EV पॉलिसी ऑफ एनी डेवलपिंग कंट्री। इवन इंडिया से भी हम उसमें आगे हैं। और हम अब यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो है हमारी अगले साल बनना शुरू हो जाएंगी, लिथियम आयन बैटरीज हमारी अगले साल बनना शुरू हो जाएंगी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनीज जो एक्चुअली मोनोपोलाइज करती हैं सोलर पैनल्स के ऊपर, कि वो पाकिस्तान में आए और अपना। तो रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त है। अगले 10 साल में आप देखेंगे हम अपने पैनल्स बना रहे होंगे, हमारी अपनी बैटरीज होंगी, और उसके बाद हमारे यहाँ एनर्जी जो है वो एक्चुअली इट विल, प्राइस जो है इट विल गो डाउन। बहुत बड़ी इसमें स्लैश आए। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे जल्द दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।